डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। सबसे पहले जानते हैं हम सिस्टम का मतलब क्या होता है। आप लोग को पता होगा कि मानव शरीर में सबसे जीवन की जो छोटी इकाई है कोशिका है, और यही कोशिकाएं जब बहुत ज़्यादा संख्या में हो जाती है तो ऊतक बन जाती है, और बहुत सारे ऊतक आपस में मिलकर एक अंग का निर्माण करते हैं, और बहुत सारे अंग आपस में मिलकर एक सिस्टम का निर्माण करते हैं, और उस सिस्टम का वर्क क्या होता है। सभी का लक्ष्य एक ही चीज़ होता है। जिस कार्य के लिए वो अंग बने होते हैं सभी अंग मिलकर उसी कार्य को संपादित करते हैं। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी अंग हैं, सभी का लक्ष्य एक ही है कि जिस विधि से भी वे भोजन को पचाने में सहायक हों, और इस तरह से सभी सिस्टम आपस में मिलकर एक बॉडी का निर्माण करते हैं, शरीर का निर्माण करते हैं। ठीक उसी प्रकार से मनुष्य में डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, न्यूरॉन सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम इत्यादि सिस्टम होते हैं, और सभी आपस में मिलकर पूरे शरीर की रचना करते हैं। अब आइए आज हम पढ़ते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, पाचन तंत्र के बारे में। इससे पहले हम जानते हैं कि पाचन क्या होता है। आप लोग को पता होगा कि जब भी हमें भूख लगती है तब हम भोजन ढूंढने लगते हैं, खाने पीने की चीज़ों को देखने लगते हैं या उसके प्रति आकर्षित होने लगते हैं। जब तक हम भोजन नहीं करते हैं तब तक हमें एनर्जी लेस लगती है, शरीर में ऊर्जा की कमी महसूस होती है। इस दौरान हम भोजन खाते हैं, और जब भोजन खाते हैं तो केवल भोजन को खाने से हमें ऊर्जा नहीं मिलती है जब तक इस भोजन का पाचन ना हो, डाइजेशन ना हो। तो हम जानते हैं डाइजेशन क्या होता है। डाइजेशन का मतलब होता है कि हमने भोजन के दौरान जितने भी भोज्य पदार्थ के बड़े बड़े अणुओं को खाया, उसे छोटे सरल अणुओं में बदलना ही डाइजेशन है। या हम कह सकते हैं कि भोज्य पदार्थ के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में बदलने की प्रक्रिया डाइजेशन कहलाती है। अच्छा, इससे पहले हम ये भी जानते हैं कि भोज्य पदार्थ के जो बड़े बड़े अणु हैं या जटिल अणु हैं, उन्हें सरल अणुओं में बदलने की आवश्यकता क्यों होती है। इसका कारण है हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं वे अत्यंत छोटी हैं, जिन्हें सूक्ष्मदर्शी के द्वारा अध्ययन किया जाता है, और जो भोज्य पदार्थ के अणु हैं वे कोशिकाओं की तुलना में काफ़ी बड़े होते हैं। ये भोज्य पदार्थ कोशिकाओं के अंदर जाते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया में इसका ब्रेकडाउन होता है, विघटन होता है, तब हमें जाकर ऊर्जा मिलती है। इसीलिए इन भोज्य पदार्थ को इतने छोटे छोटे अणुओं में तोड़ा जाता है, इतने सरल अणुओं में तोड़ा जाता है कि ये आसानी से कोशिकाओं के अंदर प्रवेश कर सकें और माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा ऊर्जा का उत्पादन किया जा सके। इसीलिए हमारे शरीर में पाचन का आवश्यकता होती है। हम देखते हैं
कि जब भी भोजन खाते हैं तो बहुत प्रकार के भोजन को हम ग्रहण करते हैं। दाल, चावल, सब्जियां इत्यादि, मीट, मटन, एग, बहुत प्रकार की भोजन को, उनके वैरायटीज़ को ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन अगर विज्ञान के आधार पर देखा जाए तो मुख्य रूप से हम भोजन के 4 प्रकार को ही ग्रहण कर पाते हैं। पहला कार्बोहाइड्रेट, सेकंड प्रोटीन, थर्ड फैट एंड लिपिड और फोर्थ नंबर पे होता है विटामिन्स। बस। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट जो है उसका पाचन किस तरह से होता है। कार्बोहाइड्रेट सामान्यतः जो अनाज होते हैं उन अनाजों को खाने से हमें प्राप्त होता है, जैसे चावल, मक्का, गेहूं, ज्वार, बाजरा इत्यादि। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के रूप में रहती है। हमारे बॉडी का स्टोर हाउस लीवर को कहा जाता है तथा लीवर में कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर रहती है। इसके बाद देखते हैं हम प्रोटीन। प्रोटीन जो है हमें दलहनी फसलों को खाने से ज़्यादा मात्रा में मिलती है और इसके साथ साथ मछली, एग और अन्य भोज्य पदार्थों को खाने से भी प्रोटीन मिलती है। प्रोटीन पेप्टाइड्स या पेप्टोन्स के फॉर्म में रहती है और हमारे बॉडी में जो है प्रोटीन को अमीनो एसिड, अमीनो अम्ल के फॉर्म में होती है। इसके बाद देखते हैं फैट या लिपिड। फैट या लिपिड जो है वसीय पदार्थों को, तेलीय पदार्थों को खाने से मिलता है और यह फैटी एसिड वसीय अम्ल में बदलता है। इसके बाद यह ग्लिसरॉल में बदल जाता है। तो फैटी एसिड जो होता है या फैट्स जो होते हैं वो ग्लिसरॉल के फॉर्म में हमारे शरीर में स्टोर रहते हैं। अगर मानव शरीर की बात करें तो सबसे ज़्यादा फूड लिवर व मसल्स में स्टोर रहता है। अब इसके बाद हम जानते हैं कि एंजाइम क्या होते हैं, क्योंकि भोजन को पचाने में एंजाइम का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। आप लोग को पता होगा, आपने पिछली कक्षाओं में अध्ययन किया होगा कि मनुष्य शरीर में 2 प्रकार की ग्रंथियां होती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्यस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि जिसे एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं और बाह्यस्रावी ग्रंथि जिसे एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती है एंडोक्राइन ग्लैंड, यह केवल हार्मोन्स का सेक्रेशन करती है, हार्मोन का स्रावन करती है। एंडोक्राइन ग्लैंड से कोई डक्ट स्पेशल नहीं निकली होती है हार्मोन्स का स्रावन के लिए। हार्मोन ब्लड में मिल जाते हैं और संबंधित अंगों तक पहुंचकर उसके क्रिया को नियंत्रित करते हैं। जैसे हमारे बॉडी से बहुत सारे हार्मोन निकलते हैं, पीयूष ग्रंथि है, वृषण ग्रंथि है,
एड्रिनल ग्रंथि है, इन सभी से हार्मोन्स का सेक्रेशन होता है। इसके बाद एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स से एंजाइम का सेक्रेशन होता है जिसे प्रकीर्णव कहा जाता है। एंजाइम इनके लिए स्पेशल ग्लैंड्स से, ग्रंथि से डक्ट्स निकली रहती है, नालिका निकली रहती है। इन नलियों के माध्यम से वे संबंधित अंगों तक पहुंचते हैं। जो हार्मोन या एंजाइम होते हैं ये कैटालिस्ट, उत्प्रेरक की भांति व्यवहार करते हैं। ये किसी भी रिएक्शन के रेट को इंक्रीज या डिक्रीज कर देते हैं। अब इसके बाद चलिए हम जानते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में कितने अंग पार्टिसिपेट करते हैं और उनका रोल क्या होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में अंगों को दो भागों में बांटा गया है। पहला एलिमेंट्री कैनाल, जिसे आहार नाल कहते हैं। आहार नाल की लंबाई कुल 9 मीटर या 33 फीट है। यानी कि आहार नाल हम उसे कहेंगे जहाँ से आप भोजन को लेना प्रारंभ करते हैं, यानी कि मुख गुहा से लेकर एनस, गुद्दा द्वार तक की पूरी लंबाई को हम आहार नाल कहेंगे। इसकी लंबाई 9 मीटर या 33 फीट होती है। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ये निम्न अंग आते हैं। सबसे फर्स्ट है माउथ या बकल कैविटी या माउथ कैविटी या ओरल कैविटी। इसे ही मुख गुहा या मुख द्वार कहते हैं। अब हम मुख गुहा या मुख द्वार के अंदर जब देखते हैं तो हमें वहाँ दो अंग दिखाई देते हैं। पहला टीथ, जिसे दांत कहते हैं, और दूसरा टंग, जिसे जीभ कहते हैं। मुख के अंदर ये ग्रंथियां भी पाई जाती हैं जिसे सैलिवरी ग्लैंड्स या लारीय ग्रंथि कहते हैं। सेकेंड है ओसोफेगस या फूड पाइप, भोजन नली या ग्रास नली। थर्ड नंबर पे है स्टोमक, आमाशय या उदर। इससे गैस्ट्रिक ग्लैंड, जठर ग्रंथि जुड़ी हुई होती है। 4 नंबर पे है स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। इससे लीवर, यकृत और पैनक्रियाज, अग्न्याशय जुड़ी हुई होती है। 5वें नंबर पे है लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत। और 6वें नंबर पे है एनस, गुद्दा द्वार। अब हम इसके बाद 1 बाय 1 एक एक करके सभी अंगों का कार्य और वहाँ पे भोजन का पाचन किस प्रकार होता है अध्ययन करेंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं माउथ या मुख। मुख में भोजन का पाचन कैसे होता है। डाइजेशन की शुरुआत
यहीं से होती है। सबसे पहले हम भोजन को अपने मुंह के अंदर ही रखते हैं। अब मुख में देखा जाए तो यहाँ पे सबसे पहले मुख में दांत की क्रिया होती है। दांत उसे चबाते हैं, तोड़ते हैं। देखते हैं दांत क्या होता है। दांत की स्टडी को ओडोंटोलॉजी या डेंटोलॉजी कहा जाता है और जो टीथ या दांत के स्पेशलिस्ट होते हैं उन्हें डेंटिस्ट कहा जाता है। जानते हैं दांत क्या होते हैं। ऐसे जीव जिनके जीवन में 2 बार दांत आते हैं उनको डाइफाइकोडोंट कहा जाता है। यानी कि जो मनुष्य हैं वो डाइफाइकोडोंट के अंतर्गत आते हैं क्योंकि इनके जीवन में 2 बार दांत आते हैं। मिल्क टीथ, अस्थायी दांत टेम्पोररी टीथ एंड परमानेंट टीथ स्थायी दांत। देखते हैं मिल्क टीथ क्या होता है। अस्थायी दांत या इसे टेम्पोररी टीथ भी कहा जाता है। ये दांत 10 से 12 साल बाद टूट जाते हैं। इनकी संख्या टोटल 20 होती है अस्थायी दांत की। परमानेंट टीथ जो होते हैं स्थायी दांत, ये लाइफ में एक बार आते हैं। ये टोटल 12 होते हैं। इस प्रकार कुल अस्थायी व स्थायी दांत मिलकर 32 दांत होते हैं। हमारे लाइफ में 20 दांत 2 बार आते हैं। इसके बाद है मोनोफाइकोडोंट, जिनके जीवन में केवल 1 बार दांत आते हैं उन्हें मोनोफाइकोडोंट कहते हैं। इसके बाद है पॉलीफाइकोडोंट, जिनके जीवन में दांत बहुत बार आते हैं, 3 बार 4 बार, उन्हें पॉलीफाइकोडोंट कहते हैं। अब इसके बाद हम जानते हैं काइंड्स ऑफ टीथ, दांत के प्रकार। पहला प्रकार है इंसीजर, जिसे कृतदंतक कहते हैं। इनकी संख्या 8 होती है। ऊपर के जबड़े में 4 व नीचे के जबड़े में 4, जो सामने वाले दांत होते हैं। इन्हें स्माइल टीथ भी कहा जाता है। इसका मुख्य कार्य है कटिंग का। ये किसी भी चीज़ को काटने का कार्य करते हैं। जैसे हम आम वगैरह खाते हैं या अमरूद वगैरह खाते हैं तो सबसे पहले इन्हीं दांतों का प्रयोग करते हैं। सेकंड है कैनाइन, इन्हें रदनक कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। इनका मुख्य कार्य चीर फाड़ का होता है, टीयरिंग का। थर्ड नंबर पे है प्रीमोलर अग्रचावर्णक। इनकी संख्या 8 होती है और इनका कार्य ग्राइंडिंग यानी पीसने का, चबाने का कार्य होता है। 4 नंबर पे होता है मोलर चवर्णक। इनकी टोटल संख्या 12 होती है। इनका कार्य ग्राइंडिंग प्लस मिक्सिंग, चबाने का कार्य व मिलाने का कार्य होता है। सलाइवा जो होती है लार के साथ, ये दांत पूरे तरीके से भोजन को मिलाते हैं। इन 12 दांतों में से 4 जो होते हैं विजडम टीथ होते हैं।
अकलदार होते हैं जो वेस्टेजियल ऑर्गेन अवशेषी अंग होते हैं। जबड़े से स्थिति के आधार पर दांत के प्रकार। पहला है गर्तदंती थिकोडॉन्ट। यह दांत अस्थि की गुहा या कुपिका में स्थित होते हैं, उदाहरण स्तनधारी तथा मगरमच्छ। सेकंड है अग्रदंती एक्रोडोंट। यह दांत अस्थि के शीर्ष भाग से संलग्न होते हैं, उदाहरण मछली। थर्ड है पार्श्वदंती प्लूरोडोंट। यह दांत अस्थि के पार्श्व भाग से जुड़े होते हैं, उदाहरण कुछ सरीसृप रेप्टाइल्स जैसे सांप वगैरह। संरचना एवं कार्य के आधार पर दांत के प्रकार। पहला है विषमदंती हेट्रोडोंट। एक ही जंतु के सभी दांत संरचना तथा कार्य में विभिन्न प्रकार के होते हैं, उदाहरण स्तनधारी मैमल्स। सेकंड है समदंती होमोडोंट। एक जंतु के सभी दांत संरचना तथा कार्य में समान पाए जाते हैं, उदाहरण मछली। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में ये जान पाएंगे दंत फार्मूला, डेंटल फार्मूला और आगे का डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट। इस वीडियो में बस इतना ही।